नमस्कार, मैं अभिसार शर्मा। मैं उठाता हूं जनता के मुद्दे और बनाता हूं ताकतवर को जवाबदेह। मगर प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी की कोई जवाबदेही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े तंत्र की कोई जवाबदेही नहीं है, क्योंकि इस देश का मीडिया ना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से सवाल करेगा, ना प्रधानमंत्री से, ना भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों से। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं दोस्तों? आपकी स्क्रीन पर यह है देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। इनका 2014 का एक बयान वायरल हो रहा है और इस बयान में वो कथित तौर पर यह कह रहे हैं कि भाई आईएसआई यानी पाकिस्तानी जो गुप्तचर एजेंसी आईएसआई वो हिंदुओं को ज्यादा रिक्रूट करती है मुसलमानों के बनिस्बत। उन्हें कथित तौर पर यह कहता हुआ बताया गया है। दिलचस्प बात यह है दोस्तों, जैसे ही यह बयान वायरल होता है तो जैसा कि आप मनी कंट्रोल की इस खबर में देख सकते हैं, अंबानी के न्यूज चैनल की इस खबर में देख सकते हैं, ये दोनों एजेंसी सामने आती हैं और कहती हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि ये एआई है, डीप फेक है। खास बात यह दोस्तों, ये 2014 का बयान है जो यूट्यूब में मौजूद है। सबसे बड़ी बात, 2014 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था और यह बयान वहां मौजूद है। और उससे भी बड़ी बात, ऑल्ट न्यूज ने इसकी पड़ताल की और पाया कि यह जो दावा अजीत डोभाल कह रहे हैं कि यह जो मेरा बयान है, यह मेरा अपना बयान नहीं है, यह डीप फेक है, यह गलत है। यानी कि देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार देश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा बयान दिया था, वाकई दिया था, क्योंकि ऑल्ट न्यूज ने इसकी पड़ताल की है। सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूं दरअसल अजीत डोभाल का बयान क्या था जिसे वो डीप फेक बता रहे हैं, जिसके बारे में ऑल्ट न्यूज ने पड़ताल की और पाया कि यह सही है। देखा जाए। And let me tell you one small thing. Now that I have been exposed as a man who is this thing, the number of persons that ISI has recruited for intelligence tasks in India, there have been more Hindus than Muslims. If you see all the number of cases from 1947 which have been these things under the official secret act and the counter-espionage cases, I think people in media must be these things, that all these cases which come, so more than 4,000 cases, probably not even 20% would be Muslims. So it's a very wrong concept. We will carry the Muslims with us and we will make it a great country. तो 2014 में इस बयान में अजीत डोभाल ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि आईएसआई, पाकिस्तानी आईएसआई हिंदुओं को ज्यादा रिक्रूट करता है मुसलमानों के मुकाबले। सबसे बड़ी बात, जब ऑल्ट न्यूज जैसी संस्था इसका फैक्ट चेक कर सकती है तो ये जो तमाम न्यूज चैनल्स हैं जिनका करोड़ों रुपए का बजट है, क्या वो ये फैक्ट चेक नहीं कर सकते थे? ऑल्ट न्यूज एक छोटी सी संस्था है दोस्तों, जो आपके द्वारा दिए गए डोनेशन पर चलती है, यानी आप जो पैसा देते हैं ऑल्ट न्यूज को उस पर चलती है। जब ये लोग ऐसा कर सकते हैं और इसके परिणाम इन्हें भुगतने पड़ते हैं, ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर जेल भी जा चुके हैं, उन्हें लगातार परेशान किया जाता है, बार बार परेशान किया जाता है, उनके खिलाफ दुष्प्रचार भी चलता है। मगर सीधी सी बात, देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार देश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं और इसको लेकर किसी को परवाह नहीं है। क्या देश की मीडिया को इस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए? मैं क्यों आपसे बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की कोई जवाबदेही नहीं है। इनके नेता, इनके नौकरशाह, इनके अपने बयानों से जो इन्होंने 10 साल या 11 साल पहले दिए थे उससे पलट जा सकते हैं। इनफैक्ट मैं नहीं भूला हूं जब भारतीय जनता पार्टी का वो वाहियात प्रवक्ता है ना, शहजाद पूनावाला, जब उसके पुराने बयान उसे दिखाए जाते हैं जिसमें वो प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है, आरएसएस को गाली दे रहा है, तो ये कहता था कि ये सब एआई जेनरेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेनरेटेड है। साफ तौर पर दिख रहा है। यानी कि देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की कोई जवाबदेही नहीं अगर दिल्ली में दंगे हो, इनकी कोई जवाबदेही नहीं अगर पहलगाम में हमला हो, इनकी कोई जवाबदेही नहीं अगर दिल्ली के अंदर आतंकवादी हमला हो, इनकी कोई जवाबदेही नहीं अगर मणिपुर के अंदर महीनों तक हालात बद से बदतर होते रहे। अब ये अपने बयान से भी पलट रहे हैं और ये लगभग हर तरफ दिखाई दे रहा है, इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। बाय द वे, क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
इंडियन एक्सप्रेस के मंच पर पहुंचे और इन्होंने रामनाथ गोयनका मेमोरियल लेक्चर दिया। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है दोस्तों, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस जर्नलिज्म ऑफ करेज की बात करता है, साहसी पत्रकारिता की बात करता है, और वो किसे बुलाता है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कौन प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी, जिनके कार्यकाल में पत्रकारों पर दमन हुआ है, जुल्म हुआ है, उन्हें टारगेट किया गया है, छोटे से लेकर बड़े पत्रकार तक। जो संस्थाएं इनसे सवाल करते हैं उन पर ईडी की रेड, एंटी टेरर सेल की रेड, इनकम टैक्स के जरिए उन्हें परेशान किया जाता है। इंडियन एक्सप्रेस ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया है, और खबर सिर्फ वो नहीं है। प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमारे आलोचक हमसे कहते हैं कि हम 24 घंटे चुनावी तेवर में रहते हैं, चुनावी मोड में रहते हैं। फिर वो आगे कहते हैं कि हम चुनावी मोड में नहीं, इमोशनल मोड में रहते हैं, क्योंकि हमें जनता की परवाह है। इससे पहले कि मैं प्रधानमंत्री का बयान आपको सुनाऊं, मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री, आप वाकई चुनावी मोड में रहते हैं। देश का कोई भी प्रधानमंत्री, आजाद भारत के इतिहास में कई प्रधानमंत्री रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री आप हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। और इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको बताता हूं। पहलगाम हमला हुआ था, आपने अपनी सऊदी अरब की यात्रा रद्द कर दी। आप पहलगाम नहीं गए थे प्रधानमंत्री, आप कहां चले गए थे? आप बिहार चले गए थे, वहां पर एक रैली को संबोधित करने। उसके बाद आप चले गए थे आंध्र प्रदेश, उसके बाद आप चले गए थे कहां? केरल। आप 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं। इनफैक्ट बिहार का चुनावी नतीजा होने के बाद, जहां तक मुझे याद है, आप शायद गुजरात में कोई रोड शो कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, या मैं गलत हूं? यह सब ना बोलें। और आप कहते हैं कि हम इमोशनल मोड में रहते हैं। तो प्रधानमंत्री, जब आप यह कहते हैं कि हम जनता के मुद्दे उठाते हैं, तो कृपया मुझे एनलाइटन करें। ऐसा कैसे होता है कि जब महाराष्ट्र के चुनाव आ रहे होते हैं, तब आप उन चुनावों को मुलतवी कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं, और उसके बाद आप 2000 रुपए देते हैं महिलाओं को लाड़की बहन योजना के नाम पर? उसी तरह से ऐसा कैसे होता है कि चुनाव के बीचों बीच बिहार के अंदर महिलाओं को 10,000 रुपए दिए जा रहे थे, और यह योजना भी कुछ ही दिनों पहले शुरू हुई थी? तो प्रधानमंत्री, ऐसा कैसे होता है कि जनता के प्रति आपका जो दर्द है वो चुनावी मौसम में सामने उभर कर आता है? क्योंकि हमारी जनता तो महान है ना, थोड़ा सा पैसा दे दो और ये लोग वोट दे देते हैं। जो आप सुनने वाले हैं इसमें कई विडंबनाएं हैं। पहली बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इमोशनल मोड की बात कर रहे हैं, और दूसरी सबसे बड़ी बात, रामनाथ गोयनका लेक्चर, और वहां पर इंडियन एक्सप्रेस ने प्रधानमंत्री को बुलाया। सुना जाए। बिहार चुनाव जीतने के बाद कुछ लोगों ने, मीडिया के कुछ मोदी प्रेमियों ने फिर से ये कहना शुरू किया है, भाजपा मोदी हमेशा 24/7 इलेक्शन बोर्ड में ही रहते हैं। मैं समझता हूं चुनाव जीतने के लिए इलेक्शन मोड नहीं, 2400 घंटे इलेक्शन मोड में रहना जरूरी होता है। इमोशनल मोड में रहना जरूरी होता है, इलेक्शन मोड में नहीं। जब मन के भीतर एक बेचैनी सी रहती है कि 1 मिनट भी गंवाना नहीं है, गरीब के जीवन से मुश्किलें कम करने के लिए, गरीब को रोजगार के लिए, गरीब को इलाज के लिए, मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बस मेहनत करते रहना है। इस इमोशन के साथ, इस भावना के साथ सरकार लगातार जुटी रहती है, तो उसके नतीजे हमें चुनाव परिणाम के दिन दिखाई देते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। इंडियन एक्सप्रेस भूल गया होगा, गोयनका साहब भूल गए होंगे, जो अभी वारिस हैं उनके,
रामनाथ गोयनका वो शख्स थे जिन्होंने अपने एक रिपोर्टर को बाहर का रास्ता दिखला दिया था। क्यों? क्योंकि वो रिपोर्टर एक मुख्यमंत्री के बहुत करीब था। आज इस मौजूदा दौर में हालात इतने खराब है दोस्तों कि पत्रकार छाती ठोक कर कहते हैं कि मैं गिरिराज सिंह को जानता हूं या मैं फलाने भाजपा नेता को जानता हूं। ठोक कर कहते हैं। यह बेशर्मी आ गई है। और दुख की बात यह है कि जर्नलिज्म ऑफ करेज की बात करने वाला इंडियन एक्सप्रेस ये कर रहा है। तो अब आप मुझे बताइए, जवाबदेही कहां से तय होगी? कहां तय होगी जवाबदेही? कहां सवाल पूछेगा मीडिया? और यही वजह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी कोई सवाल नहीं पूछा गया। उनसे नहीं पूछा गया कि भाई आप ही का 2014 का बयान था जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं हुआ करता था, और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि यह डीप फेक बयान है। ऑल्ट न्यूज ने पड़ताल की है। क्या ऑल्ट न्यूज झूठी पड़ताल कर रहा है? और जहां तक जवाबदेही की बात है दोस्तों, याद कीजिएगा, पालघर में साधुओं को मार डाला गया था। उस वक्त मैं नहीं भूला हूं, संबित पात्रा एक डिबेट में आकर एक काशीनाथ चौधरी की बात कर रहा था। क्या आप जानते हैं अब वो काशीनाथ चौधरी बीजेपी में शामिल हो गया है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों। वो काशीनाथ चौधरी अब भाजपा में शामिल हो गया। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, यहां पर काशीनाथ चौधरी भाजपा में शामिल हो रहे हैं। याद कीजिएगा, पालघर में जो साधुओं की हत्या की गई थी उसको लेकर कितना बवाल किया था भाजपा ने, गोदी मीडिया ने। अब जिस आदमी पर खुद भाजपा उंगली उठा रही थी वो आदमी भाजपा में शामिल हो गया है। सुनिए संबित पात्रा ने पहले क्या कहा था। देखिए, एक बात तो यहाँ पुष्टि हो गई कि वहां एनसीपी के नेता जो चौधरी, काशीनाथ चौधरी, वो मौजूद था। ये तो उन्होंने बताया कि वो हमारे नेता हैं। वो क्यों मौजूद था वहां पे? ये खुद बोल रहे हैं कि वो हमारे सत्ता पक्ष के सदस्य हैं। काशीनाथ चौधरी है, वो हमारा सदस्य है पार्टी का, वो हमारा समिति सदस्य है। उसके बावजूद वो वहां भीड़ में मौजूद क्यों था? क्या कर रहा था वो उस भीड़ में? तभी तो हम कह रहे हैं ये षड्यंत्र है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, सुनील देवधर पार्टी के दिग्गज आरएसएस से जुड़े हुए, उन्होंने क्या बयान दिया था। स्थानीय लोगों के अनुसार वो शख्स शरद पवार जी की एनसीपी का जिला पंचायत सदस्य काशीनाथ चौधरी है। उसके साथ विष्णु पात्रा, सुभाष भावर और धर्मा भावर, ये 3 सीपीएम के पंचायत सदस्य भी वहां मौजूद थे। तो सुनील देवधर और संबित पात्रा मुझे बताएं कि भाई फिर ये व्यक्ति अब आपकी पार्टी में कैसे शामिल हो रहा है। आपको याद है कि नहीं कि रिपब्लिक का वो वाहियात पत्रकार जो चिल्लाता है मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, उसने कितना प्रोपेगेंडा चलाया था। उसने ये तक कहा था कि सोनिया गांधी अब इटली में जाकर अपने आकाओं को बताएगी कि देखो मैंने क्या करवाया। याद है आपको? सोनिया गांधी को घसीटा गया था इस मामले में। और आज काशीनाथ चौधरी, जिसके ऊपर खुद भाजपा दोष मढ़ रही थी, वो शामिल हो गया है। जाहिर सी बात है कांग्रेस इस पर प्रहार कर रही है। कांग्रेस का बयान, जब 2020 में पालघर में साधुओं की हत्या हुई थी तब बीजेपी ने काशीनाथ चौधरी को मुख्य आरोपी बताया था। बीजेपी नेता काशीनाथ चौधरी पर खूब हमलावर थे। आज काशीनाथ चौधरी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। क्या मजाक बनाकर रख दिया ना दोस्तों इन्होंने पत्रकारिता को। अब मुझे बताइए, जो लोग रिपब्लिक के उस संपादक की बात को सुन रहे थे, उस पर विश्वास कर रहे थे, आज तुम लोगों का खून नहीं खौल रहा। यानी कि पालघर साधुओं की जब हत्या हुई थी तब कितना प्रोपेगेंडा चलाया गया था, सीधा प्रहार किया गया था उद्धव ठाकरे पर। आज ये सब क्या हो रहा है बताइए मुझे। भाई सीधा सा सवाल है, इस सवाल से आप बच नहीं सकते हैं। काशीनाथ चौधरी, जिस पर संबित पात्रा के बयान आप सुन चुके हैं, फिर से सुनना चाहेंगे? रिवाइंड कीजिए, दोबारा जाइए जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सुनाया था संबित पात्रा का बयान। आज किसी का खून क्यों नहीं खौल रहा है? आज वो रिपब्लिक चैनल का 1.5 फुटिया क्यों नहीं बयान दे रहा है? भाई इन्हीं साधुओं के नाम पर तुम टीआरपी बटोर रहे थे। इन्हीं साधुओं के नाम पर भाजपा उद्धव ठाकरे पर प्रहार कर रही थी, वोटों की खेती कर रही थी। और उसी काशीनाथ चौधरी जिस पर दोष मढ़ा था आपने, अब वो तुम्हारी पार्टी में शामिल हो गया। तुम्हें शर्म नहीं आती? इस कदर बेहुदा हो तुम लोग। चाहे मीडिया हो या वो भारतीय जनता पार्टी जो काशीनाथ चौधरी पर उंगली उठा रही थी। जैसे मैंने कहा और मैं लगातार कह रहा हूं, कोई जवाबदेही नहीं है दोस्तों, कोई जवाबदेही नहीं है। इस वक्त जवाबदेही की एक और मिसाल मैं पेश करना चाहता हूं दोस्तों। एएनआई पहले यह ट्वीट करता है,
उसमें वो लिखता है, राष्ट्रीय राजधानी में जहरीली धुंध की एक परत छाई हुई है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इलाके का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 365 है, जिसे बहुत खराब श्रेणी में रखा गया है। वीडियो आनंद विहार का है। ये लोग ट्वीट करते हैं, मगर फिर इसमें परिवर्तन किया जाता है। यहां से सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को गायब कर दिया जाता है। यह देखिए अब उनका ताजा बयान। राष्ट्रीय राजधानी में जहरीली धुंध की एक परत छाई हुई है। AQI बेहद खराब श्रेणी में है। वीडियो आनंद विहार का है। अब यहां से CPCB गायब हो गया यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और यहां पर AQI भी गायब हो गया यानी कि 365 का AQI। क्यों? ताकि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कटघरे में ना खड़ा किया जाए, बिल्कुल उसी अंदाजे बयां में जैसे प्रधानमंत्री कटघरे में नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कटघरे में नहीं है, महाराष्ट्र के अंदर पालघर साधुओं की जो लिंचिंग हुई उसको लेकर ना मीडिया ना भाजपा कोई कटघरे में नहीं है। अब जबकि जिसे आप आरोपी बता रहे थे वही आपकी पार्टी में शामिल हो गया। अब आप समझे इस कार्यक्रम का मर्म, इस कार्यक्रम का मकसद। मजाक बनाकर रख दिया दोस्तों इन्होंने, चाहे पत्रकारिता हो और जवाबदेही तो इस लोकतंत्र की आत्मा होती है। मैं जो इस मंच पर चीख चीख कर आपके सामने बातें रखता हूं, आपको यह समझाने के लिए कि यह लोकतंत्र बेईमानी है अगर इसमें जवाबदेही नहीं होगी। जवाबदेही के बगैर इस लोकतंत्र के कोई मायने नहीं है। और यह जवाबदेही ना अमित शाह की दिखाई देती है, ना रेखा गुप्ता की दिखाई देती है, ना प्रधानमंत्री की दिखाई देती है, और ना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की दिखाई देती है। मगर इस मंच पर मैं सवाल पूछता हूं, जवाब मांगता हूं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।